उसके बाद वन मिनट। गुड इवनिंग दीपेंद्र। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें संगीत के बारे में यानी कि म्यूजिक के बारे में हमने पढ़ा था। आवाज अभी आ रही है? सही आ रही है नहीं आ रही है देख लो एक बार। अगर सही आ रही है तो आगे करें, ठीक है अब सही आ रही है, ओके। सो कल जो हमने पढ़ा था वो शास्त्रीय संगीत के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जो हिंदुस्तानी और कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत था उसके बारे में देखा था। हिंदुस्तानी में हमने ध्रुपद के बारे में पढ़ा था, जो बेसिक है घराना सिस्टम जो हिंदी हिंदी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में चलता है। उसके बाद ख्याल शैली देखी थी, अलग अलग घराने जो थे, जिसमें ग्वालियर घराना था सबसे पहला, उसके बाद किराना घराना, उसके बाद पटियाला घराना, आगरा घराना, जब इनका नाम हमने लिया था। और उसके बाद तराना शैली का लेते हुए हिंदुस्तान संगीत की अर्ध शास्त्रीय शैली देखी थी, जिसमें ठुमरी, ख्याल, भजन, गजल, ये सारी चीजें आती है। यानी कि नॉर्थ इंडिया का जितना भी हमने म्यूजिक था वो देख लिया था, शास्त्रीय संगीत है ना। अब इसमें डिटेल कितना पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए, कि पुराने ईयर के क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो उससे आपको पता रहता है कि ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको घराना पता होना चाहिए और उनके जो संगीतकार जो प्रमुख है उनके बारे में पता होना चाहिए। सेकंड जो हिंदुस्तान का शास्त्रीय संगीत है उसमें आता है कर्नाटका संगीत। कर्नाटका मतलब आप सीधे सीधे बोल सकते हो साउथ इंडिया का जो संगीत है, जो पुराने एंशियंट टाइम से चला हुआ आ रहा है, उसको हम कर्नाटक संगीत बोलते हैं, है ना। और इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है हम देख लेते हैं। तो कर्नाटक संगीत में आता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। यानी कि ये जो सदर्न इंडिया की जो कोर सदर्न साउथ इंडिया है, जहाँ पे हिंदी बिल्कुल नहीं बोली जाती है, हिंदी लैंग्वेज इतनी प्रचलित नहीं है, तो वहां पे ये कर्नाटक संगीत चलता है। अब कर्नाटक से मतलब सिर्फ कर्नाटक नहीं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्य भी इसमें आ जाते हैं। कर्नाटक संगीत में एक अत्यंत जो है विकसित सैद्धांतिक प्रणाली है। अब सैद्धांतिक प्रणाली का मतलब यहाँ पे कि ये सिद्धांतों पर ज्यादा जोर देता है। जैसे कि हिंदुस्तानी संगीत में हमने क्या किया था कि कुछ नई चीजें उसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन कर्नाटक संगीत में अब सिद्धांत जो रहते हैं वो इतने ज्यादा छेड़े नहीं जाते। मतलब कि जैसे सिद्धांत चल रहे हैं सिद्धांत वैसे ही चलेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में ये सिद्धांत पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यह रागम यानी कि राग और ताल, थालम यानी ताल, अब ये साउथ इंडिया के वर्ड है रागम एंड थालम, है ना, पीछे म लग जाता है इनमें। हिंदी में बोलेंगे तो राग और ताल की एक जटिल प्रणाली पर आधारित है। अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, क्योंकि ज्यादा इसमें डीप हम जा नहीं सकते क्योंकि म्यूजिक है, तो आपको इसका हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो इसी में जो पुरंदर दास है, जो कि 1480 या 1564 के बीच का इनका जन्म टाइम पीरियड रहा है, तो इन्होंने इनको कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक संगीत की पद्धति को संहिताबद्ध किया था। संहिताबद्ध करना मतलब कि इसके वो बुक लिखी थी उन्होंने कि क्या इसके सिद्धांत रहेंगे, क्या क्या नियम रहेंगे और किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। उन्हें कई हजार गीतों की रचना का श्रेय भी दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुरंदरदास ने बहुत हजार गीत लिखे होंगे, मतलब बहुत ज्यादा फेमस थे। इन्होंने गीत बहुत लिखे थे कर्नाटक संगीत में ना। हिंदुस्तानी संगीत की दो भाग है, हिंदुस्तान सॉरी शास्त्रीय संगीत का के दो भाग है, एक नॉर्थ में हिंदुस्तानी है, साउथ में कर्नाटक है। तो कर्नाटक संगीत में इन्होंने कई हजार गीतों की रचना की। एक और इससे कर्नाटक संगीत से जुड़ा हुआ नाम है जिनका नाम वेंकट मुखी स्वामी है ना। इन्हें कर्नाटक संगीत का महान सिद्धांतकार माना जाता है। उन्होंने दक्षिण भारतीय रागों को वर्गीकृत करने की प्रणाली है एक मेलंकारा भी विकसित की है। हमने नॉर्थ इंडिया में अलंकार सुने होंगे, यहाँ पे उन्होंने रागों को वर्गीकृत वर्गीकृत करना यानी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। तो उसकी एक प्रणाली दी उन्होंने, उसका नाम रखा था मेलंकारा। तो ये बस छोटी छोटी चीजें हैं जो आप साउथ इंडिया की कर्नाटक शैली संगीत के बारे में जान सकते हैं। आज जो हम कर्नाटक संगीत का रूप देखते हैं वो कब मिला था हमें, 18वीं शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत ने वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। ये वही काल था जिसमें कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति देखी गई। त्रिमूर्ति मतलब बहुत ज्यादा फेमस ये लोग थे कर्नाटक संगीत में, त्यागराज, क्षमा शास्त्री और मुथुस्वामी दीक्षित। ये तीनों जो है कर्नाटक संगीत में फेमस नाम है। अब सीधी सी बात है, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया से हैं,
हिंदी भाषी लोग हैं, तो हमें इनके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है। लेकिन साउथ इंडिया में ये लोग जो है बहुत फेमस है, क्योंकि कर्नाटक का शास्त्रीय संगीत इन लोगों ने दिया है। ठीक है, तो बस आप इनका नाम एक बार देखना रहेगा, याद करना रहेगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ से है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि हिंदुस्तानी जो संगीत है उसमें दो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर दो शास्त्रीय संगीत है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो रहेगा आपका टॉपिक रहेगा, दूसरा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, तीसरा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। तो इसके आधार पे हम इनके डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि ये कल का बाकी रह गया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको आज ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले है कि प्रभाव देखते हैं, किन चीजों का प्रभाव पड़ा संगीत पे। तो जो हिंदुस्तानी है, जो नॉर्थ इंडिया में है, उस पर किसका प्रभाव पड़ा? तो उस पर प्रभाव पड़ता है आपके जो अरबी, फारसी, अफगान लोग जो बाहर से आ जाते हैं, है ना, जो बाहर से भारत में शासन करने के लिए आए। जैसे सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, लीडरशिप में अरबी लोग भारत में आते हैं, सिंध पे आक्रमण करते हैं। उसके बाद फारसी लोग आते हैं, और उसके बाद अफगान आ जाते हैं। तो अलग अलग जो मुस्लिम रूलर्स थे इंडिया में आए थे, उनके संगीत का जो है बहुत ज्यादा भारतीय संगीत पर असर पड़ता है, हिंदुस्तानी जो कि नॉर्थ में। तो फारसी का सबसे ज्यादा इफेक्ट इस पर पड़ता है। इसलिए आप जब नॉर्थ इंडिया में देखोगे संगीत जो है शास्त्रीय संगीत, उसमें उर्दू, फारसी की राग, तान, उनके वाद्य यंत्र, उनका बहुत ज्यादा मिक्स देखने को मिल जाता है। लेकिन जो कर्नाटक का संगीत है वो बिल्कुल स्वदेशी है, क्योंकि साउथ इंडिया में उनका संपर्क बाहरी लोगों से ज्यादा नहीं हुआ था, ना ही उन्होंने बाहरी लोगों को इसमें कुछ एडिट करने का यानी कुछ चेंज करने की छूट दी थी। सेकेंड है स्वतंत्रता। स्वतंत्र यानी ओपन, कौन है, कौन बाहरी चीजों को आने देता है? तो सीधी सी बात है कि जो नॉर्थ इंडियन है, जो हिंदुस्तानी संगीत है, वो कलाकारों की सुधार की उसमें गुंजाइश है, इसलिए इसमें विविधता की भी गुंजाइश है। यानी आप उसको चेंज कर सकते हो, सिद्धांत तो जो है अक्षरशः नहीं है, सिद्धांत को आप चेंज कर सकते हो, उसमें कुछ नयापन ला सकते हो, अपना खुद का म्यूजिक बना सकते हो, फिर भी वो ट्रेडिशनल या शास्त्रीय संगीत में माना जाएगा। लेकिन जो कर्नाटक वाला संगीत है, जो साउथ इंडिया का है, उसमें सुधार करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसा सिद्धांत उसमें दिया गया है, आपको अक्षरशः वैसा ही पालन करना पड़ेगा, तो इसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये साउथ इंडिया का संगीत। इसकी उप शैलियाँ क्या है, यानी नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी संगीत की उप शैलियाँ जो है, जो उनका सब पार्ट है, वो कौन सी है? जो घराने हैं, जितने भी घराने हैं, उनमें आपके जो आपने मैंने आपको बताया था, तराना गायकी, ख्याल गायकी, ठप्पा गायकी, जितनी भी सारी गायकी होती है, जितने भी सारे घराने हैं, वो सभी क्या है? उपशैलियां है। क्योंकि सभी है तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, लेकिन सभी का अपना अपना कुछ स्पेशल एलिमेंट है, सभी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंज देखने को मिलते हैं। लेकिन कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में गायन की सिर्फ एक विशेष शैली निर्धारित है, जो कि नियमों से अक्षरशः संचालित होती है, तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। वाद्य यंत्रों की आवश्यकता, तो हिंदुस्तानी संगीत है जो भारत उत्तरी भारत में चलता है, वह गायन के समान ही महत्वपूर्ण है। यानी कि यंत्र जो है, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की म्यूजिक इंपॉर्टेंट, जितना कि राग इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपका गाना भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि तबला हो गया, सितार हो गया, वीणा हो गई, वो भी जरूरी है। दोनों का 50-50% होता है। लेकिन कर्नाटक का संगीत जो है स्वर संगीत पर अधिक जोर है। यानी कि अगर इसमें आपके पास वाद्य यंत्र नहीं है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो भी ये स्वर पे ज्यादा ध्यान देता है, यानी कि आप इसको गा सकते हो, इसके लिए ज्यादा आपको वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। राग देखते हैं, तो राग जो है हिंदुस्तानी संगीत में यानी कि नॉर्थ इंडिया वाले में 6 प्रमुख राग हैं। लेकिन यहाँ पे 72 राग। क्यों अधिक है? क्योंकि यहाँ पे संगीत, स्वर संगीत पे यानी कि गाने पे अधिक जोर है, और यहाँ पर गायन और वाद्य यंत्र दोनों इक्वल, इसलिए आपको हिंदुस्तानी संगीत में 72 राग देखने को मिलेंगे। फिर है समय, तो ये समय का पालन करता है। हिंदुस्तानी संगीत जो है समय का पालन करता है। समय का मतलब इसमें लिमिटेशन होती है किसी भी गायन को गाने की। लेकिन जो आपका दक्षिण भारतीय संगीत है, कर्नाटक का संगीत, किसी भी समय का पालन नहीं करता, ये सिर्फ सिद्धांतों का पालन करता है। इसके जो नाट्य, इसके गायन के जो सिद्धांत है, सिर्फ उन्हीं का पालन करता है। कौन से उपकरण यूज होते हैं? तो जो नॉर्थ इंडियन है उसमें आपका टेबल तो ठीक है, सारंगी, सितार और संतूर यूज होते हैं मेनली। इसके अलावा असंख्य जो इसमें वाद्य यंत्र है वो यूज होते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो सारंगी है, सितार है, संतूर, ये सभी मुस्लिम जो संगीतकार है, उन मुस्लिम म्यूजिक जो है उनमें मिक्स्ड है।
यानी कि हिंदुस्तानी और मुस्लिम जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो मिक्स होके जो इंस्ट्रूमेंट बने वो है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे वीणा है, मृदंगम है, नाम से ही आपको लग रहा है बिल्कुल इंडियन है। मेंडोलिन एक नई चीज है, लेकिन वीणा मृदंगम बिल्कुल इंडियन है। तो आप समझ सकते हो कि ये ज्यादा हिंदुस्तानी है, और ये हिंदुस्तानी और इस्लामिक मिक्स है, यानी बाहर और इंडिया दोनों का मिक्स है। तो एक ये बिल्कुल देसी है, और ये थोड़ा सा आप समझ सकते हो मिक्स टाइप का म्यूजिक है, जो कि आपका हिंदुस्तानी, जो नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तानी संगीत है। इसीलिए हिंदुस्तानी संगीत को ज्यादा सुना जाता है, वो ज्यादा फेमस है, क्योंकि जब आप चीजों को मिक्स कर देते हैं, रिमिक्स कर देते हैं, फ्यूजन कर देते हैं नए पुराने का, तो वो नई पीढ़ी के द्वारा भी उसको आप अपना सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका शास्त्रीय संगीत में शुद्धता कर्नाटक संगीत में अधिक है, इसलिए उसे अधिक शुद्ध माना जाता है। आगे हम देख लेते हैं भारत के किन भागों से संबंध है हिंदुस्तानी का, तो वो है उत्तर भारत, जबकि कर्नाटक संगीत है वो दक्षिण भारत, जो कि बिल्कुल ही हम समझ सकते हैं। दोनों के बीच कोई समानता है क्या, तो इसमें यह है कि दोनों के बीच में बांसुरी और वायलिन जो है दोनों के बीच में समानता है। अब वायलिन तो आपको भी पता है कि बाद में आया था हिंदुस्तान में, लेकिन बांसुरी जो है वो हिंदुस्तान में हमेशा से रही है। इंडस सिविलाइजेशन से हमें बांसुरी मिलती है। तो बांसुरी जो है नॉर्थ इंडिया के संगीत यानी हिंदुस्तान संगीत में, और साउथ इंडिया के संगीत यानी कर्नाटक संगीत दोनों में देखने को मिलती है। तो एक समानता आपको देखने को मिल सकती है। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, देखिए प्री में तो वही आ सकते हैं कि विशेषताएं बताइए, जैसे कि कौन सा घराना है, जैसे कि ग्वालियर घराना है, तो ग्वालियर घराना कौन से शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है, या फिर ग्वालियर घराना किसने स्टेब्लिश किया था, कहाँ पे है। नॉर्थ इंडिया की जो हिंदुस्तानी संगीत शैली है उसकी को विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं है, आपको चार स्टेटमेंट दे देंगे, उनमें से दो हो सकती है हो विशेषता, दो हो नहीं हो। इस टाइप के आपकी प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस के कुछ क्वेश्चन मैंने आप पे आपको दिए हैं, देख सकते हैं आप कि फर्स्ट है आपका हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत परंपराओं की तुलना करके उनका अंतर स्पष्ट करना, जो कि मैंने अभी लास्ट को जो आपको टेबल दिया, अगर आप वो टेबल कर लोगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हो। सेकंड, भारतीय संगीत के इतिहास और विकास पर चर्चा कीजिए। जो आपकी ये जो पीडीएफ है इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप देख लोगे, जहां से हिस्ट्री मैंने पूरी लिखी है और कैसे कैसे डेवलप हुआ है वो भी लिखा है। तीसरा है भारतीय संगीत में विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों का वर्णन कीजिए। जो अगला हम पीडीएफ देखने वाले हैं उसमें जो विभिन्न संगीत के वाद्य यंत्र हैं, यानी कि कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनके बारे में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन वहां से हो जाएगा। फिर भारतीय संगीत में प्रसिद्ध संगीतकारों और उनके योगदान का वर्णन कीजिए, ये भी आगे आ जाएगा क्वेश्चन। मतलब कि संगीतकारों के बारे में हमने यहाँ पे ज्यादा बात नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे हम जो शास्त्रीय संगीत है उसके बारे में बात कर रहे थे, संगीतकार वगैरह आगे आ जाएंगे। तो यहाँ तक आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये पीडीएफ जो है जो हमारी कल की अधूरी रह गई थी वो हमने कंप्लीट की है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर हम दूसरी शुरू करें। एक बार आप यस और नो लिख दो, अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दो, है ना। ओके, पारुल को कोई डाउट नहीं है। गुड इवनिंग नूर सबा। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? दीपेंद्र को भी नहीं है। नूर सबा और अंकिता, आप लोग भी बता दो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके। ओके। अच्छा, अभी तक हमने जो चीज देखी थी, अभी जो वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या पारुल, अब आ रही है सही? देख लो वॉइस सही आ रही क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब अभी तक हमने जो देखा था, यानी कि अभी तक हम 2 दिन से जो पीडीएफ यूज कर रहे थे या फिर जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था शास्त्रीय संगीत, इंडिया का शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत क्या होता है, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा ये देख लोगे तो आपको ये टॉपिक थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो, शास्त्रीय संगीत वो संगीत होता है जो एंशियंट टाइम से चला हुआ आ रहा है, और जिसमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा होते हैं, जिनके बारे में बुक्स लिखी हुई है, जो कि हमारे हेरिटेज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें आप चेंजेस ज्यादा नहीं कर सकते। इन सभी को हम क्या बोलते हैं। अभी भी हो रही है क्या, रुको एक मिनट।
एक बार। अब तो आवाज में दिक्कत नहीं आ रही है? जल्दी से बता दो, आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ओके 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 ओके, ठीक है। सो देखो, एक डिफरेंस देख लो जल्दी से कि शास्त्रीय संगीत और जो लोक संगीत है उनमें डिफरेंस क्या है। शास्त्रीय संगीत जो होता है वो एंशियंट टाइम का संगीत होता है, जो एंशियंट टाइम से अभी तक चले आ रहा है, प्राचीन समय से अभी तक चला हुआ आ रहा है। और उसमें हम है ना ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, वो बिल्कुल उनके बारे में बुक्स रिटर्न है, आपको अक्षर से वैसा के वैसा पालन करना पड़ता है। और उनमें ज्यादा नवीनता नहीं होती है, लेकिन हेरिटेज बहुत होता है, बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है, पुराने सिद्धांत होते हैं, भगवान से जुड़े हुए होते हैं। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय म्यूजिक भी वैसा ही होता है और शास्त्रीय डांस भी वैसा ही होता है। फिर एक और आता है जो आपका होता है लोक संगीत। लोक संगीत क्या होता है? लोगों का संगीत होता है। लोक संगीत मतलब कि जो आम लोगों से जुड़ा हुआ संगीत। अब शास्त्रीय संगीत जो होता है, जो म्यूजिक है, अब सोचिए, आप लोग सोचिए कि शास्त्रीय संगीत अगर आपको, आप चाहते हैं कि शास्त्रीय संगीत में गायन करें या उसको सुने, तो उसके लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपके पास सितार होना होना चाहिए, वीणा होनी चाहिए, तबला होना चाहिए, बड़ा सा स्टेज होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा सके, ऐसे लोग होने चाहिए जो इन म्यूजिक को समझ सके। तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही मतलब खर्चीला टास्क है, हर कोई नहीं कर सकता। या राजा महाराजा बड़े लोग ये चीजें कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो शास्त्रीय संगीत ठीक से समझ में भी नहीं आता। अगर आपको कभी रेडियो सुना हो या टीवी वगैरह पे आपने देखा हो, तो शास्त्रीय संगीत में जो राग गाते हैं, जो गाने गाते हैं, वो हमें समझ में नहीं आते। जबकि लोक संगीत इसका विपरीत होता है। लोक संगीत क्या होता है? कॉमन लोगों का संगीत होता है। लोग, जैसे आपके यहाँ घर पे कहीं शादी वगैरह हो रही है, तो जो गीत गाए जाते हैं अलग अलग तरीके के, जो हैप्पीनेस के लिए गाए जाते हैं, जो किसी तीज त्योहारों पे कभी भी ऐसे गाए जाते हैं। जो शास्त्रीय संगीत जो होता है वो कभी ऐसे बिल्कुल ही छोटे चीजों पे नहीं यूज किया जाता, उसका बिल्कुल बड़ी चीज होती है तभी यूज किया जाता है। लेकिन लोक संगीत आप डेली लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं। और लोक संगीत ज्यादातर लोगों को खुश करता है, कॉमन लोगों का होता है। आप दो लोगों में भी गा सकते हैं, और इसमें आनंद बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब ये बिल्कुल लोकल है। और एक जो शास्त्रीय संगीत है वो बिल्कुल हाई क्लास संगीत आप उसको बोल सकते हैं। उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, इसमें मेहनत कम लगती है, और इसमें आनंद ज्यादा आता है, हंसी खुशी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो भारत का जो लोक संगीत है मूलतः संगीत की एक समुदाय आधारित शैली है, जो किसी प्रकार के सामाजिक प्रवचन या गायक की भावनाओं की स्थिति से संबंधित है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ते रहिए। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में व्याप्त महान विविधता ने संगीत की लोक शैली की उत्पत्ति और स्थापत्य में मदद की है। भारत का अधिकांश जो लोक संगीत है वो नृत्य प्रधान है, यानी कि डांस के साथ संगीत होता है। इसका मतलब यह है कि जो गाने गाए जाते हैं आमतौर पर किसी नृत्य शैली के साथ होते हैं, और ये उस क्षेत्र की विशिष्ट शैली होती है जहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। मतलब कि कहने का मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि इंडिया में जितने भी लोक संगीत है वो डांस के साथ है, यानी कि जहाँ पे लोक संगीत है वहाँ डांस भी होगा। और ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि राजस्थान का लोक संगीत अलग होगा, हिमाचल प्रदेश का अलग होगा, और साउथ इंडिया का लोक संगीत अलग होगा। यहाँ पे अगर आप ये फोटो ठीक से देख पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लोक संगीत लोगों का संगीत होता है, जो कॉमन पीपल होते हैं, कॉमन लोग होते हैं हमारे आपके जैसे, वो इस संगीत को बजाते हैं, यूज करते हैं, एंजॉय करते हैं। और बहुत से छोटी छोटी चीजों पे इसका यूज किया जाता है, डेली लाइफ में इसका यूज किया जाता है ना। ये इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पे देखते हैं। ये लोक संगीत लोगों का संगीत है, जबकि जो शास्त्रीय संगीत जो जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो है नाट्य शास्त्र में बताए गए नियमों का पालन करता है, और गुरु शिष्य की परंपरा को भी विकसित करता है। लोक परंपरा या लोक संगीत लोगों का संगीत है, इसमें कोई कठोर नियम नहीं है। मतलब कि अगर मैं भी लोकगीत गा रहा हूँ तो मैं उसे अपने हिसाब से गा सकता हूँ, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा मुझ पे, या फिर मेरे गाने पे उसमें आपको। लोक संगीत कब कब गाया जाता है ना, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। आप लोगों के घर परिवार में भी आपने देखा होगा कि लोक संगीत बच्चे जन्म पे, शादी में, सगाई में, या फिर कोई भी एक हैपनिंग, अच्छी हंसी खुशी की कोई चीज हो रही है जो डेली रूटीन में हो सकती है, तो उनमें ये लोक संगीत गाया जाता है। देश के ग्रामीण हिस्सों में रोपण और कटाई जैसी कृषि गतिविधियों से भी जुड़े हुए बहुत सारे गीत हैं, यानी कहीं कहीं जो कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान है, कृषि से रिलेटेड है। तो खेती के टाइम पे जब बोते हैं फसल को, बुआई की जाती है, तब भी गीत गाए जाते हैं किसी किसी जगह, जैसे पंजाब हरियाणा जैसी जगहों पे।
और जब काटे जाते हैं तब भी गीत गाए जाते हैं। पंजाब में तो एक त्योहार है लोहरी, लोहरी करके, तो वो फसल की कटाई पे ही होता है, तो बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भारत में अलग अलग जगह पे कौन कौन से लोक संगीत हैं। जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था लोक संगीत के बारे में, तो मुझे बहुत सारे लोक संगीत देखने को मिले, मतलब बहुत ही ज्यादा। हर राज्य में 5 से 10 लोक संगीत है, लोकगीत है, डांस है। अब हम सभी तो यहाँ पे नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, और हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो ज्यादा फेमस है, जो बहुत ज्यादा फेमस है, मैं आप सभी को वही यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा आप ध्यान से देखें, उसको समझने की कोशिश कीजिए, और फिर उसके बाद आप बुक्स भी यूज कीजिए। बुक्स देखिए आप लोग, और बुक्स के हिसाब से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो भारत का लोक संगीत देखते हैं। सबसे पहला है बाउल। आपने शायद इसके बारे में सुना हो, मैंने सुना था, मतलब पहले सुना था, सिर्फ नाम सुना था, ज्यादा नहीं सुना था। तो जब मैंने आपके लिए सर्च किया तो उसमें मुझे ये पता चला कि बाउल पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। अब होता क्या है बाउल में? तो बाउल जो है बंगाल के रहस्यवादी कलाकारों का एक समूह है। अभी आप रहस्यवादी समझना अभी ये रहने दीजिए, आपके काम का नहीं है। आप बस ये समझिए कि बंगाल में बाउल गीत गाया जाता है। बाउल में होता क्या है? बाउल एक समन्वित धार्मिक संप्रदाय है और एक संगीत परंपरा, दोनों का गठन करते हैं। इसके गीतों में हिंदू भक्ति आंदोलन और सूफी का प्रभाव, यानी कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग गाते हैं। जो सूफी गीत का एक रूप है, कबीर के गीतों का उदाहरण है, इसे बाउल गान या बाउल गीत कहा जाता है। मतलब कबीर, जो संत कबीर थे हमारे, उन्होंने जो गीत लिखे थे, उन्हीं को बाउल गीत, बाउल लोग जो है वो गाते हैं, उन्हीं गीतों को बाउल गीत कहा जाता है। आगे क्या है कि बाउल एक बहुत ही विषम समूह है, जिसमें कई संप्रदाय हैं। कई संप्रदाय से मतलब यानी कि हिंदू भी इसको गाते हैं, मुस्लिम भी गाते हैं, सूफी लोग भी इसको गाते हैं। इनका संगीत पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के गीतों में माध्यम से रहस्यवाद का प्रचार करने की लंबी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। बाउल संगीत का रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता और उनके संगीत यानी रविंद्र संगीत पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, है ना। यानी कि बाउल इतना फेमस था कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी, क्योंकि इसको वो भी वहीं रहते थे बंगाल में, तो उन्होंने भी इसको सुना। इस संगीत के प्रमुख प्रतिपादक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो अगर आपको याद रखना ही है बाउल गीत से तो ये याद रख सकते हैं। अब सारे नाम तो याद नहीं रहेंगे, एक दो नाम याद रख सकते हैं। योतिन दास है, पूर्णचंद्र दास है, लालन फकीर है, नवोनी दास है, सनातन दास ठाकुर बाउल। इन सभी ने बाउल गीतों को बहुत ज्यादा गाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको फेमस किया। बाउल गीत है क्या? फिर से मैं बता रहा हूँ कि संत कबीर के गीत है, उनको हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों गाते हैं, है ना। उन्हीं को बाउल गीत कहा जाता है। और गाए कहाँ जाते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये गाए जाते हैं आपके पश्चिम बंगाल में। सेकेंड जो गीत है लोकगीत, वो है वनावन। वनावन कहाँ गाए जाते हैं? वनावन गाए जाते हैं कश्मीर में। अब ये आपने ये अटायर जो आप ड्रेस देख रहे हो, यही देख के आपको पता चल जाएगा कि कश्मीर में गाए जाने वाले लोकगीत है। कश्मीर के लोग इसको गाते हैं। वो कब गाते हैं? वही शादी हो रही है कहीं पे, किसी बच्चे का जन्मदिन है, सगाई हो रही है, कोई धार्मिक त्योहार है, तो वहां पे ये गीत गाए जाते हैं। ये कश्मीर राज्य का लोक संगीत है। अगर आपको कश्मीर जाएगा और वहां पे कोई इवेंट हो रहा है तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। कब गाया जाता है? विवाह समारोह के दौरान ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरा, ये वाला जो लोकगीत है ये छत्तीसगढ़ का है, पंडवानी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो मैं इंपॉर्टेंट स्टार मार्क टिक कर दूं वो तो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो पंडवानी आपको देखने को मिला है छत्तीसगढ़ में, है ना। ये पंडवानी लोक गायिका है, तीजन बाई, आई थिंक तीजन बाई है। ये बहुत ज्यादा फेमस है पंडवानी, बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी फेमस है लोकगीतों के रूप में। तो पंडवानी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से आप लोग जान लीजिएगा। तो पंडवानी छत्तीसगढ़ राज्य का एक गीतात्मक लोकगीत का रूप है जो पांडवों की कहानी बताता है। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पंडवानी, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि पंडवानी जो गीत है उनका सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पे बनता है? तो ये पांडवों की कहानी बताता है, पांडव जो थे महाभारत में उनकी कहानी बताता है। इसमें गायन है और वादन है, सभी सम्मिलित है। आमतौर पर गाने तंबूरा की लय पर सेट होते हैं। किसकी लय पर सेट होते हैं? तंबूरा की लय पर। पंडवानी में कथन की दो शैलियां हैं, वेदवदी और कालापीक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना पंडवानी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है, और इसमें गाना और वादन दोनों सम्मिलित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीजन बाई, जिनका मैंने आपको फोटो भी बताया आपको, तीजन बाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीजन बाई ने पंडवानी गायन में बहुत सारे बहुत तो उनको पुरस्कृत है, बहुत ज्यादा फेमस है। शायद उनको
पद्मश्री या पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है, अभी 2-4 साल में, रिसेंट का ही है। तो इसलिए मुझे तीजन बाई थोड़ा याद है। आपको भी याद रखना है कि तीजन बाई पंडवानी गायिका से है और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। अगला गायन है रसिया, है ना। रसिया आपने सुना होगा, रासलीला। रासलीला जो होती है श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है ना, जिसमें श्री कृष्ण गोपियों के साथ जो है रासलीला करते थे, यानी कि डांस करते थे। तो वहीं से आपका रसिया गीत आता है। और क्योंकि श्री कृष्ण भगवान यूपी से संबंधित है, मथुरा वृंदावन, तो आप याद रख सकते हैं कि रसिया गीत जो है कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से संबंधित। इसमें होता क्या है, तो रसिया गीत गायन की संबद्ध परंपरा कहाँ से? ब्रज क्षेत्र। वही ब्रज कहाँ पे? आपका वृंदावन वाला एरिया है, यहाँ पे ब्रज गीत, ब्रज क्षेत्र जिसे बोलते हैं। रसिया का मतलब क्या होता है? रस। रस यानी कि किसी चीज को करने में आपको जो आनंद आता है, उससे ये संबंधित है। रसिया का अर्थ है रस या भावना से जो भरा हो। यह गायक के व्यक्तित्व के साथ साथ गीत की प्रकृति को भी बताता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि यह गीत जो है किसी विशेष त्योहार तक सीमित नहीं है। यह यहाँ के लोगों के दैनिक जीवन और दिन प्रतिदिन के कामों और ताने बानों से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है ब्रज से, यानी कि वृंदावन मथुरा वाले एरिया जो है, वहां पे बहुत ज्यादा रसिया गीत गाए जाते हैं, डेली लाइफ में गाए जाते हैं वही। लेकिन इसका जरूरी नहीं है कि कोई तीज त्योहार होगा तभी गाया जाएगा, डेली लाइफ में आप देख सकते हैं इनको गाते हुए। अगला जो है पंखिड़ा गीत गाए जाते हैं राजस्थान में, है ना। ये सिर्फ याद रखने के हिसाब से आपको याद ही रखना है, इसमें आप कुछ ट्रिक नहीं लगा सकते, इसमें कुछ समझ नहीं सकते, क्योंकि आपको रन ये एकदम पता होना चाहिए। तो पंखिड़ा गीत के बारे में ज्यादा डिटेल क्या, बिल्कुल डिटेल है ही नहीं, है ना। पंखिड़ा के बारे में जो देखना है यहीं पे देख लो कि राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाए जाने वाले इस गीत को किसान जो है अलगोजा और मंजीरा बजाते हुए गाते और बोलते हैं, है ना। अब मंजीरा, अलगोजा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, राजस्थान का होता है। और मंजीरा तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो साधु संत फकीर होते हैं मंजीरा बजाते हैं, ठीक है। चिमटा टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं मंजीरा। पंखीड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रेमी होता है ना। पंखीड़ा आपको कब राजस्थान में होता है और खेतों में काम करने के दौरान इसका यूज किया जाता है। एक और है लोटिया। लोटिया भी राजस्थान का है, इतना ज्यादा फेमस नहीं है, मैंने भी जब इनके बारे में सर्च कर रहा था तभी सुना। तो लोटिया जो है चैत्र माह में त्योहार के समय गाया जाता है। अब चैत्र माह कौन सा आता है? हिंदू धर्म ग्रंथों के, हिंदू जीवन शैली के हिसाब से चैत्र जो है वो प्रथम महीना होता है वर्ष का। जैसे इंग्लिश में जनवरी होता है, ऐसे हिंदुओं में चैत्र पहला होता है। तो जब चैत्र मास में त्योहार होता है नव वर्ष के समय, तब ये गीत गाया जाता है। क्या होता है इसमें? महिलाएं तालाब और कुओं से पानी भरकर लोटा और कलश लाती है, उन्हें फूलों से सजाते हैं और घर आते हैं। मतलब कि पानी भर के लाने को के दौरान ये गीत गाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, राजस्थान का मांड गीत जो है ना। यह लोक संगीत राजस्थान राज्य का है। ऐसा कहा जाता है कि इसका विकास शाही दरबारों में हुआ था, इसलिए इसे शास्त्रीय मंडलियों में भी मान्यता प्राप्त है। मतलब आप देख रहे हो, जैसे शास्त्रीय संगीत राजा महाराजाओं के दरबार में बनते थे, ऐसे ही एक लोकगीत है मान, जो कि राजाओं के दरबार में विकसित हुआ, लेकिन आज ये लोकगीत है, यानी इसको लोकल लोग गा सकते हैं। अब ना तो ये पूर्ण राग है, ना तो ये पूर्णतः शास्त्रीय है, ना ही पूर्ण रूप से लोकगीत है। कभी ये दरबारों में गाया जाता है, तो कभी ये लोगों के द्वारा गाया जाता है। तो मतलब एक सेमी है, यानी कि बीच में है, ना शास्त्रीय संगीत है ना लोकगीत है ना। अजीब सा है ये। नेक्स्ट है मांडो, जो कि आपको देखने को मिलेगा गोवा में। ये मांडो, अब देखो मांडो जो है, जैसा मैंने आपको बताया, जितने भी लोकगीत है वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। जितने भी लोकगीत है वो आपको लोक नृत्य के साथ देखने को मिलेंगे। तो मांडो एक डांस भी है और मांडो एक लोकगीत भी है। तो जब मांडो डांस किया जाता है, ये और इस टाइप की वेशभूषा पहन के, इस टाइप के कपड़े पहन के मांडो डांस किया जाता है गोवा में, तो उसी के साथ ये मांडो गीत भी गाए जाते हैं। तो मांडो गीत एक धीमी कविता और अपवित्र रचना है, जो गोवा में पुर्तगाली उपस्थिति के दौरान प्रेम, त्रासदी, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक प्रतिरोध से संबंधित है। यानी कि ये क्या है, मतलब कि जब पुर्तगाली रूल करते थे, आप सभी को पता है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे जो है ब्रिटिशर्स रूल करते थे, लेकिन गोवा वाले एरिया में पुर्तगाली रूल करते थे। तो पुर्तगाली रूलर्स के सामने इन गीतों का प्रदर्शन किया जाता है। मतलब ये एक विरोध करने का तरीका था पुर्तगाली के अगेंस्ट, क्योंकि आप डायरेक्ट विरोध करोगे तो वो आपको पकड़ लेंगे, है ना। पुर्तगाली लोग बहुत ज्यादा टॉलरेंट नहीं थे, तो इसलिए गीतों और नृत्यों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जाता था। अगला है आला गायन।
ये बहुत ही इस्तेमाल कर सकते हो आप इसको। मध्य प्रदेश का आला उदल आला गायन है। आला गायन क्या होता है, थोड़ा सा अपन डिटेल में देखें। बिल्कुल ही एकदम वीर रस से भरी हुई कविताएं होती है आला गायन में, है ना। अब आला उदल की कहानियां मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि आला गीत है क्या। ठीक है। आला गीत जो है, आला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पूरा पढ़ेंगे इसको आला गीत। तो आला गीत जो है बुंदेलखंड का विशिष्ट गीत है। अब मध्य प्रदेश में चार भाग है, जिसमें है मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। बुंदेलखंड जो है मध्य प्रदेश और यूपी दोनों के बाउंड्री पे आता है। झांसी वाला एरिया जो यूपी का है, ललितपुर जो है यूपी का, मध्य प्रदेश का टीकमगढ़, छतरपुर वाला एरिया बुंदेलखंड कहलाता है। ठीक है। यहीं पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, और यहीं पे अ, महोबा के राजा थे परमारदी देव। तो उनके दो सेनापति थे। तो ये विशिष्ट गीत है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये विशिष्ट गीत है। महोबा, यहाँ पे मजोबा लिखा है, यहाँ पे आप महोबा कर लेना, है ना, महोबा। तो महोबा के राजा थे परमालदी देव, है ना। परमाल लिखा है यहाँ पे, परमारदी देव होगा, है ना, एक बार चेक कर लेना। की सेवा करते थे, यानी उनकी राजा थे परमारदी देव, उनके दो योद्धा थे, उनके दो सेनापति थे, जो कि थे आला और उदल। ठीक है। तो ये इनके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करता है। देखो आला और उदल क्या थे, परमारदी देव जो थे वो बुंदेलखंड के राजा थे, और उनका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से थी, वही पृथ्वीराज चौहान है जो कि इनका युद्ध मोहम्मद गौरी से हुआ था तराइन की फर्स्ट और सेकंड बैटल में। तो जो पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी। तो आला और उदल जो सेनापति भाई थे, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से युद्ध किया था। और इनकी वीरता, क्योंकि इन्होंने बुंदेलखंड को बचाने के लिए बहुत अपना सेक्रीफाइस देते, जान देती थी, तो इनकी वीरता के बारे में ये गीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है आला और उदल के बुंदेलखंड वाले एरिया में। ये बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय क्षेत्रीय संगीत है, जो देश में भी लोकप्रिय है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीर रस से भरी हुई कविताएं यहाँ पे देखने को मिलती है। बुंदेलखंड के अलावा ये ब्रज, अवधी और भोजपुरी जैसी विभिन्न भाषाओं में गाया जाता है। यह रूप महाकाव्य महाभारत से भी संबंधित है, क्योंकि उनका इस इन गीतों में आला उदल के अलावा महाभारत के जो नायक है उनके बारे में भी, यानी कि पांडवों के बारे में भी बोला जाता है, और उन्हें पांडवों का पुनर्जन्म जन्म के रूप में बोला जाता है। यानी कि जो बुंदेलखंड में जो सेनापति भाई थे आला उदल, और उनके अलावा मलखान, लाखन और देवा, ये पांच लोग थे जिन्हें पांच पांडवों के पुनर्जन्म के रूप में देखा जाता है। अब ये बिल्कुल हम इसको बिल्कुल ना तो मान सकते हैं ना डिनाई कर सकते हैं। बस ये लोक मान्यता है कि वो पांडवों का पुनर्जन्म था, इसीलिए वो इतने वीर साहसी थे, तो उनके बारे में गीत लिखे हुए हैं। बस आपको याद रखना है कि आला गीत जो है वो बुंदेलखंड से संबंधित है और बहुत ज्यादा फेमस है। अगला है होरी गीत। होरी गीत संबंधित है आपके उत्तर प्रदेश से, तो एक बार देख लेते हैं। होरी जो है, होली नाम से स्पष्ट है, ये होली के त्योहार से जुड़े हुए गीत है। और ये राधा कृष्ण की प्रेम भावना पे, प्रेम शरारतों पर आधारित है। प्रेम शरारत से मतलब ये है कि राधा कृष्ण भगवान जो है राधा को छेड़ते थे, राधा जो है कृष्ण भगवान को परेशान करते थे। यानी कि एक जो रोमांटिक टाइप से गीत है ये, है ना, छेड़छाड़ पे आधारित है। तो ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है। अगला है लमन, इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का। लमान में, लमन या लमान दोनों एक ही नाम है। इसमें लड़कियों का एक समूह छंद गाता है और लड़कों का एक समूह गीत में उत्तर देता है। इसका कहने का मतलब ये है कि लड़कियां कुछ गा के क्वेश्चन पूछेगी या कुछ भी जवाब देगी, फिर लड़के उसका काउंटर करेंगे, फिर वो जवाब देंगे। एक काइंड ऑफ डिबेट, एक तरीके से डिबेट है, लेकिन ये गानों में डिबेट है। आपने कव्वाली देखी होगी अगर कभी जीवन में वीडियोस वगैरह में, तो आप समझ सकते हो कव्वाली में एक कव्वाल अपनी तरफ से कव्वाली बोलता है और फिर सामने वाला उसका जवाब उसी तरीके से देता है। लमान जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ ये सिलसिला घंटों तक चलता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि पहाड़ की एक चोटी पर गा रही लड़कियां दूसरी चोटी पर गा रहे लड़कों का चेहरा शायद ही कभी देख पाती है, और बीच में वो पहाड़ी है जहाँ से उनका प्रेम गूंजता है। अब ये कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। मतलब कि हमेशा से ये गीत गाए जा रहे हैं, और ये दो पहाड़ियों पर गाए जाते हैं। एक पहाड़ी पर लड़कों का ग्रुप होता है, एक पहाड़ी पर लड़कियों का ग्रुप होता है। तो इतनी दूर से आप बिल्कुल फेस तो देख नहीं पाते कौन गा रहा है या क्या गा रहा है, लेकिन आप गाते हैं एंड देन एक दूसरे से काउंटर होता है। यानी कि इधर से कोई गाना गा रहा है, लड़कियां गा रही है, फिर लड़के गा रहे हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं पाते। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है लमान में जो लोकगीत देखने को मिल रहे हैं। अगला है कजरी। अभी बरसात चल रही है, उत्तर प्रदेश में कजरी गीत बहुत फेमस होते हैं।
कजरी बरसात के मौसम में गाया जाता है उत्तर प्रदेश और उनके निकटतम एरिया में। ये महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है ना कजरी। जैसे कि सावन जब आ जाता है, जब बारिश गिरता रहता है, तो बहुत सारे गीत गाए जाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। उनमें से कजरी गीत जो है वो उत्तर प्रदेश में गाते हैं। सावन के तीसरे दिन भात के दूसरे पहर में महिलाएं जो है अर्धव्रता का नृत्य करते हुए रात भर कजरी गीत गाती है। अब ये पहले होता था, पहले होता था भादो, सावन के बाद जो भादो महीना आता है उसमें दूसरा पहर क्या होता है, दिन में दो पहर होता है, जब दिन का टाइम होता है, क्योंकि उस समय धूप निकलती नहीं, दो पहर में मतलब दिन में जब बारिश हो रही है तो महिलाएं डांस करते हुए कजरा गीत गाती है। अब ये पहले होता था, ये अब तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कजरा गीत फिर भी गाए जाते हैं यूपी में। नेक्स्ट है पोवाड़ा। पोवाड़ा कहाँ गाया जाएगा, महाराष्ट्र में। इसके बारे में देख लेते हैं। ये इस टाइप से आप मराठी ड्रेसेस देख रहे हो, भगवा जो साफा है, भगवा जो गमछा है, और उसके साथ में मराठी जो पारंपरिक जो शैली है वो है। तो पोवाड़ा महाराष्ट्र की पारंपरिक लोक कला है। पोवाड़ा शब्द का अर्थ है शानदार शब्दों में कहानी का वर्णन है। तो इसमें क्या होता है कि किसी घटना या किसी नाटक के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में एक बिल्कुल जोशीले तरीके से शानदार शब्दों में, बढ़ा चढ़ाकर कहानियों के शब्दों में वर्णन किया जाता है किसी जगह का, किसी घटना का या किसी स्थान का। जैसे आपने अगर तानाजी मूवी देखी हो, तो तानाजी मूवी बनने से पहले पोवाड़ा के द्वारा ही उनके बारे में बताया जाता था, इसी कला के द्वारा उनका बखान किया जाता था बहुत ही जोर शोर से। तो उनके बारे में कथा बहुत पहले से चली आ रही है, तानाजी बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ पोवाड़ा। ठीक है। तो इस टाइप से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको ये जो लोक कथाएं हैं, यही आगे जाके क्या बनती है, ये मूवीज बनती है। क्योंकि अब हम लोक कला, ऐसे नाटक हम तो देख नहीं पा रहे ना, अब तो हम देख ही नहीं सकते, लेकिन पहले के लोग मूवीज में ही देख सकते थे। तो इस तरीके के नाटक वगैरह वो देखते थे। जैसे आला गीत है, आला गीत बुंदेलखंड में बहुत फेमस है। तो आला गीत अभी नाटक के तौर पे या गीत को के तौर पे, हो सकता है किसी टाइम पे कोई उनके ऊपर मूवी बना दे, है ना। तो इस टाइप से धीरे धीरे ये सभी डेवलप होते हैं। तीज गीत होते हैं, है ना। हरतालिका तीज होती है, आई थिंक एक त्योहार होता है, महिलाओं में बहुत ज्यादा फेमस होता है हरतालिका तीज। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, निमाड़ वाले एरिया में, मालवा, निमाड़ और मेवाड़ वाले एरिया में बहुत ज्यादा फेमस होता है। हरियाली की पूजा की जाती है ना। मुझे ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन तीज जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में मनाया जाता है, लेकिन तीज गीत राजस्थान में ज्यादा फेमस है। तो तीज को राजस्थान की महिलाएं बड़ी भागीदारी के साथ मनाती है। होता क्या है इसमें, तो इस त्योहार के दौरान गाए जाने वाले गीतों का विषय होता है शिव और पार्वती का मिलन, मानसून का जादू। जो अभी जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पे अभी शायद इसी महीने में आपको हरतालिका तीज का त्योहार देखने को मिलेगा। तो मानसून होता है, मानसून के बारे में, हरियाली जब चारों ओर होती है, तो हरियाली से ही वर्ड आया है हरतालिका तीज। मोर का नृत्य होता है, और इसी के आसपास इसके गीत होते हैं। मतलब बिल्कुल जो बारिश होती है। तीज का त्योहार हिंदी कैलेंडर में पहला है या अंतिम है? में तो पहला होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि इसके बाद ही चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन। अभी पांचवा मंथ चल रहा है हिंदी त्योहार के हिसाब से। जब सावन आता है तो चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और सावन पांचवा महीना होता है। तो आई थिंक इसके पहले होली हो जाता होगा, होली के बाद ये वाला त्योहार आता होगा। तो मुझे थोड़ा हिंदी कैलेंडर के बारे में इतना पता नहीं है, जब मैं थोड़ा डिटेल्स में पढ़ूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि सावन में ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा मनाए जाने वाला त्योहार है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हरतालिका तीज। ठीक है, पारुल बोल रही है कि हरतालिका तीज का जो त्योहार है हिंदी कैलेंडर में सबसे पहले आता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी है नहीं। जब जानकारी होगी तो मैं आपको ठीक से एग्री कर पाऊंगा। ओके। सो इसका बस आपको याद रखना है, मनाया कहा जाता है मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले एरिया में। और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इसका सब्जेक्ट होता है शिव पार्वती के बारे में। क्योंकि त्योहार जब होता है तो मंदिर में बहुत सारे लोग जाते हैं इसमें, तो शिव पार्वती के बारे में शिव मंदिर ज्यादा जाते हैं। और इस समय मानसून भी आता है ना, उसके बारे में भी उसके बारे में गीत गाए जाते हैं। दादाजी बहुत है मुझे दादाजी बात है मुझे। पारुल क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, दादाजी ने आपको बताया होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ दादाजी ने बताया होगा, दादाजी को पता होगा, है ना। मेरे घर में पूछूंगा मैं बड़ों से, वो बताएंगे तब मुझे पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट भूत गीत, जो कि केरल में मनाए जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, अगर आपने कंतारा मूवी देखी होगी, तो जिसमें वहां पे फोक टेल्स वगैरह बताएंगे, अगर किसी ने कंतारा मूवी देखी है तो आप इस स्ट्रक्चर को, इस टाइप के
जो गीत है उनको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो भूत गीत कहाँ पे है ना? ठीक है, वेरी गुड दीपेंद्र। देखिए तो आप समझ पा रहे होंगे किस टाइप के गीतों की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? ये कब होता है? जब कोई तीज त्योहार होता है, और जैसे हमारे यहाँ पे माता आती है, भैरव जी आते हैं, तो उस समय होता है। तो भूत गीत का आधार क्या है? अंधविश्वास में निहित है। केरल में कुछ समुदाय दुष्ट भूत प्रेतों को दूर भगाने के लिए भूत अनुष्ठान करते हैं। यह अनुष्ठान जोरदार नृत्य के साथ होता है। संगीत में एक भेदक और भयानक चरित्र होता है। तो वो इस टाइप से आप समझ पा रहे होंगे मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से बिल्कुल सजाया जाता है, और गीत भी गाए जाते हैं। अब गीत कौन गाता है? हाँ, वेरी गुड, दीपेंद्र जी बोल रहे हैं कि मेरे पापा को भेरू जी आते हैं। ठीक है। तो हाँ, अपने नॉर्थ इंडिया में माता जी आते हैं, भेरू जी आते हैं, तब गीत गाए जाते हैं। साउथ इंडिया में भूता कोला होता है ना? पंजुर्ली देव या अलग अलग टाइप के जो लोकल गॉड्स है, जो डेमी गॉड्स है, वो आते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता है वहां पे, इस तरीके से सजाया जाता है, एंड देन वहां पे गीत गाए जाते हैं। अब गीत, ये जो कैरेक्टर है, जो भैरव जी जिनको आते हैं वो नहीं गाते, जो माता जी आते हैं वो नहीं गाते, उनके आसपास जो लोग होते हैं वो लोग गाते हैं धार्मिक त्योहार के समय। फिर आखिरी जो आज का मैं ले रहा हूँ ना, आज का जो आखिरी लोकगीत हम देख रहे हैं वो है दस कटिया, जो कि ओडिशा है। तो दस कटिया ओडिशा में प्रचलित गाथा गायन का एक रूप है। ये आप देख रहे हो, है ना? ओडिशा जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा, साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे। तो इस तरीके से दस कटिया गीत गाए जाते हैं। ये भी लोकगीत है ना? लोग कब गाते हैं इनको? कोई त्योहार होगा, कोई शादी हो रही है, कोई सगाई हो रही है, उसी टाइम पे गाएंगे। दसकतिया नाम एक अद्वितीय संगीत वाद्य काथी से लिया गया है, जो प्रस्तुति के दौरान उपयोग किए जाने वाले लकड़ी के ताली बजाते हैं। अब ये आपको हाथ में एक इनके इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ना? इसको काठी बोलते हैं, है ना? और ये इस काठी जो होता है दस कटिया के समय बजाया जाता है। जब ये नाटक की प्रस्तुति देते हैं तो साथ साथ में ये इससे ताली बजाते हैं। यह प्रदर्शन भक्त दास की ओर से पूजा करने का एक भेंट का एक रूप है, यानी भगवान, मतलब भगवान के भक्त थे बहुत प्रसिद्ध दास, या आप बोल सकते हैं स्वयं को हम दास मान रहे हैं, और भगवान की जब पूजा कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करता है दस कठिया ये लोकगीत। ठीक है। तो इस तरीके से ये लोकगीत खत्म हो जाए। चलो एक लास्ट और देख लेते हैं, है ना? एक मिनट और बचा है। ये बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिहू। क्योंकि मतलब मैंने देखा तो नहीं है, वीडियोस वगैरह मैंने देखे हैं। आप भी देखिएगा, बिहू बहुत ज्यादा फेमस है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई लोकगीत है तो वो बिहू है। इसके जो इसकी कॉस्ट्यूम देख रहे होंगे आप, कितनी बहुत ज्यादा हाँ, ये न्यूज में आता रहता है ना? बिहू जो है बहुत न्यूज में रहता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने भी न्यूज में आया था, इसी की वजह से देखा था। तो बिहू लोकगीत असम में गाए जाते हैं। इसकी जो आप ड्रेस देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना? और इसका डांस का तरीका भी बहुत क्यूट सा है। आप अगर वीडियोस देखेंगे इसको तो पता चलेगा। तो बिहू कहाँ गाया जाता है? असम। असम का मेन है ये। इसके अलावा असम के आसपास के जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां भी गाया जाता है, लेकिन मेनली आप कहाँ पे आता है? हाँ, असम में न्यू ईयर पर तो गाया जाता है इसको। दीपेंद्र बोल रहा है कि न्यू ईयर, जो असम का न्यू ईयर होता है वहां पे इसको गाया जाता है। तो आप एक बार इसका वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा ये लगेगा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बिहू के बीच में। तो बिहू गीत या बिहू डांस जो है, अपनी साहित्यिक सामग्री और संगीत विधा दोनों के कारण असम के सबसे विशिष्ट प्रकार के लोकगीत है। बिहू गीत नए साल, जैसे कि बोल रहे थे, कौन बोल रहा था अभी? हाँ, दीपेंद्र बोल रहा था कि नए साल पे गाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बोला था आपने कि बिहू गीत जो है नए साल की शुभकामनाओं के लिए आशीर्वाद है। यह नृत्य एक प्राचीन प्रजनन पंथ से जुड़ा है। यह बिहू का समय जब होता है जब विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए अपनी मतलब कि एक आपने भगोरिया अगर हाट के बारे में सुना होगा, भील समुदाय में होता है, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर झाबुआ वाले एरिया में। यहाँ पे मतलब कि अगर शादी करनी होती है भील युवक युवतियों को, तो वो एक साथ मिलके उस हाट में आते हैं और फिर वहां पे दूल्हा दुल्हन पसंद कर लेते हैं। तो इसी तरह नए साल के अवसर पर जब नया साल होता है तब बिहू डांस होता है, और उसी के टाइम पे आप अपने पति या पत्नी को भी चुन सकते हैं। हाँ, 18 मार्च को, ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती है, हर साल शायद आई थिंक बिहू का टाइम अलग अलग होता है। इस साल हो सकता है कि 18 मार्च को रहा हो। तो आज का जो हमारा लोकगीत है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं, है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा लोकगीत है। इसके बाद आप देख रहे हो मणिपुर के हैं और दूसरे वाले भी आने वाले हैं। तो वो हम कल देख लेंगे, या फिर हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, हम उसमें देख लेंगे। तो अभी तक आपको जितना भी मैंने पढ़ाया आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, वो थोड़ा समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया तो बता दीजिए, नहीं भी समझ में आया तो अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो आप लोग, है ना? क्योंकि आप पूछोगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं। करंट अफेयर्स में आया था, ओके।
ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो भी मुझे बता दो, नहीं आया तो भी मुझे बता दो, है ना। अगर समझ आ गया तो यस कर दो ताकि मैं क्लास एंड कर सकूं। ओके, पारुल ने बोला क्लियर है सर जी, दीपेंद्र बोला क्लियर है, अंकिता क्लियर, ओके ओके ओके। नूर सबा ने अभी तक नहीं बताया, बस स्पीड ज्यादा था। अरे एक्चुअली मेरा क्या रहता है दीपेंद्र कि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है ना, 40-50 मिनट या 60 मिनट रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको उस टाइम का क्या मिले कि फायदा मिल जाए। क्योंकि फिर क्या रहता है, अगर आपको 1 घंटा आप बैठे और उतना आपको फायदा नहीं मिला, तो फिर आप डिससेटिस्फाइड रह जाओगे कि हम 1 घंटा दिया लेकिन नॉलेज इतना मिला ही नहीं, है ना। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मिले। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे के जो लोकगीत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोई भी डाउट वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकते हो। और इसके अलावा आपके ऐप पे आपकी ये पीडीएफ जो है मैं अभी आज जाके अपलोड करने वाला हूँ, तो पीडीएफ वहां से ले सकते हो, टेस्ट भी वहां से ले सकते हो, मैंने टेस्ट भी अपलोड किए और ये वीडियो भी रिकॉर्डेड है तो आप वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई एम एंडिंग दिस क्लास नाउ एंड कीप लर्निंग। ओके, ऑल द बेस्ट।